नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलरिया सर की बुक का मध्यकालीन भारत इतिहास की जो बुक थी ऑब्जेक्टिव, उसको हम पढ़ रहे थे, जिसमें कल हमने 19वां चैप्टर शुरू किया था। 19वां चैप्टर जो मुगल कालीन प्रशासन, अर्थव्यवस्था और तकनीकी विकास से संबंधित था, जिसमें हमने 150 क्वेश्चन कल की क्लास में हमने किए थे। उसी चैप्टर में जो बाकी बचे 130-40 क्वेश्चन है, उसको हम आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। तो करते हैं आज की क्लास को शुरू। 151 नंबर क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सत्य है? मुगल कालीन प्रशासन के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है जो सत्य है? पहला कि सूबे का प्रमुख सूबेदार होता था। मुगल कालीन प्रशासन में सूबे का प्रमुख को सूबेदार कहा जाता था। सरकार का प्रमुख फौजदार होता था। परगने का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सिकदार होता था। परगने का प्रमुख कार्यकारी जो अधिकारी वह सिकदार कहलाता था और गांव का मुखिया मंडप या मुकदम होता था। तो चारों ही ऑप्शन है जो इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संकलन करवाया? कौन से मुगल बादशाह ने कानून की पुस्तक फतवा ए आलमगीरी का संकलन करवाया था? औरंगजेब ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने हिंदू मुकदमों का निर्णय लेने के लिए किस मुगल बादशाह ने हिंदू मुकदमों का निर्णय लेने के लिए श्रीकांत नामक एक हिंदू को न्यायाधीश नियुक्त किया था? कौन से मुगल बादशाह ने हिंदू मुकदमों का निर्णय लेने के लिए श्रीकांत नामक एक हिंदू न्यायाधीश को नियुक्त किया था? जहांगीर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर का वह दीवान जिसने सर्वप्रथम उपज के रूप में निश्चित भूमि कर के स्थान पर नगद जमा की प्रथा शुरू की थी। अकबर का वह दीवान जिसने सर्वप्रथम उपज के रूप में निश्चित भूमि कर के स्थान पर नगद जमा की प्रथा शुरू की थी। मुजफ्फर खान ने। द नंबर ऑप्शन। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में यानी 1567 में मुजफ्फर खान ने सर्वप्रथम नगद जमा की प्रथा शुरू की। राजा टोडरमल इसका सहायक था। 1568 में जब शिहाबुद्दीन दीवान बना तो उसने हर साल पैमाइश के स्थान पर नस्क या कनकूत व्यवस्था को अपनाया, जिसमें पैदावार के अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। 1570 में जब मुजफ्फर खां पुनः दीवान बना तो उसने भूमि की पैमाइश और उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन ग्राम प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुगल कालीन ग्राम प्रशासन के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहले कि ग्राम का मुखिया मुकदम या मंडल होता था। ग्राम के मुखिया को मुकदम कहा जाता था या मंडल कहा जाता था। मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। मुखिया का चुनाव है जो गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था। चुनाव के बाद इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी होती थी। स नंबर ऑप्शन भी सही है। द नंबर ऑप्शन है कि गांव के बुजुर्गों को मुकदम को पद से हटाने की शक्ति नहीं थी। तो गांव के जो मुखिया थे, मुखिया तभी तक अपने पद पर रह सकता था जब तक गांव के बुजुर्गों को उस पर अविश्वास होता था। अर्थात गांव के बुजुर्गों को जो मुकदम को पद से हटाने की शक्ति थी, इसमें शक्ति नहीं दे रखी है। तो द नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झरोका दर्शन के बाद अकबर चाहता था, झरोका दर्शन के बाद अकबर कहाँ चाहता था? दीवाने आम। ए नंबर ऑप्शन। अकबर द्वारा शुरू की गई झरोका दर्शन की प्रथा का उद्देश्य जन विश्वास के रूप में शाही सत्ता की स्वीकृति को और विस्तार देना था। झरोके में एक घंटा बिताने के बाद बादशाह अपनी सरकार के प्राथमिक कार्यों को संचालन हेतु सार्वजनिक सभा भवन दीवान आम में जाता था। वहां राज्य के अधिकारी रिपोर्ट प्रस्तुत करते तथा निवेदन करते थे। 2 घंटे बाद बादशाह दीवान खास में निजी सभाएं और गोपनीय मुद्दों पर चर्चा करता था। राज्य के वरिष्ठ मंत्री उनके उसके सामने अपनी याचिकाएं प्रस्तुत करते थे और कर अधिकारी हिसाब का ब्यौरा देते थे। कभी-कभी बादशाह उच्च प्रतिष्ठित कलाकारों के कार्यों अथवा वास्तुकारों, मीमार के द्वारा बनाई गई इमारतों के नक्शों को भी देखता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने अकबरी के अनुसार अकबर ने अपने साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था। आईने अकबर में अकबर के साम्राज्य के कितने सूबों का उल्लेख है। 12 सूबे। अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। बाद में दक्कन में बरार, खानदेश और अहमदनगर विजय के पश्चात सूबों की संख्या 15 हो गई। जहांगीर के समय 15 ही रही, शाहजहां के समय 18 हो गई और औरंगजेब के समय सूबों की संख्या जो 20 हो गई। दत्त राय चौधरी और मजूमदार के अनुसार औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 21 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः बुधवार के दिन बादशाह के न्याय का दिन माना जाता था। सामान्यतः बुधवार के दिन बादशाह के न्याय का दिन माना जाता था। निम्नलिखित में से किन दो बादशाहों ने न्याय का दिन बुधवार तय किया था। शाहजहां और औरंगजेब ने। अकबर ने बृहस्पतिवार और जहांगीर ने मंगलवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1582 में अकबर द्वारा किसे दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। 1582 में अकबर ने किसे दीवान ए अशरफ नियुक्त किया था। टोडरमल को। टोडरमल को 1573 में गुजरात विजय के पश्चात वहां के सर्वेक्षण और नवीन जमा के मूल्यांकन हेतु नियुक्त किया। 1580 में टोडरमल द्वारा निर्मित आईने दहसाला को लागू किया गया। 1582 में 1582 में टोडरमल को शाही दीवान नियुक्त किया गया। असद खां औरंगजेब के समय दीवान था जो इस पद पर 31 वर्षों तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुहतसिबों की नियुक्ति किस मुगल बादशाह के द्वारा की गई। मुहतसिबों की नियुक्ति कौन से मुगल बादशाह के द्वारा की गई थी। औरंगजेब के द्वारा। द नंबर ऑप्शन। औरंगजेब के काल में समरकंद के मुल्ला ओजवा जी को पहला मुहतसिब नियुक्त किया। मुहतसिबों को बड़े बड़े शहरों में जनता के नैतिक आचरण के निरीक्षण के लिए नियुक्त किया गया। वे जनता को कुरान के नियमों पर चलने का उपदेश देते थे तथा मद्यपान, जुआ, अवेश्यावृत्ति को रोकते थे। इसके अलावा उनका काम यह देखना भी था कि मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़े और रोजा रखे। वे धर्म विरोधियों और इस्लाम की निंदा करने वालों को भी दंड देते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में मिर्जा ग्यास बेग एतमादुद्दौला दीवान पद पर नियुक्त हुआ था। जहांगीर के काल में। वह नूरजहां का पिता था एतमादुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय पटवारी को राजस्व का कितने प्रतिशत कमीशन दस्तूरी मिलता था। अकबर के समय पटवारी को राजस्व का कितने प्रतिशत कमीशन मिलता था। 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में शाही परिवारों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नियुक्त किए जाने वाले अधिकारी था मीर ए सामान। शाही परिवार की घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा कारखानों के प्रबंध और उन्हें सुचारू रूप से चलाने का जिम्मा भी मीर ए सामान पर होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रशासन के निम्नलिखित अधिकारियों व उनके कार्यों को सम्मिलित कीजिए। मुगल प्रशासन से संबंधित अधिकारी दे रखे हैं और सामने उनके का कार्य दे रखे हैं, इनको सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है मीर ए तुजुक। मीर ए तुजुक का क्या कार्य होता था। तो मीर ए तुजुक है जो समारोहों का अधिकारी होता था। मीर बार है जो वन विभाग का अधीक्षक होता था। मीर मुंशी शाही पत्राचार का प्रभारी होता था और मीर आतिश है जो शाही तोप खानों का प्रभारी था। मीर तुजुक समारोह का अधिकारी, मीर बार वन विभाग का अधीक्षक, मीर मुंशी शाही पत्राचार का प्रभारी और मीर आतिश है जो शाही तोप खाने का प्रभारी होता था। बी, ए, डी और सी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का अनुपात कितना था। गज ए सिकंदरी और गज ए इलाही का अनुपात कितना था। 39.39:41। गज ए सिकंदरी 39 और गज ए इलाही 41। अकबर के शासनकाल के 31वें वर्ष 1586-87 में माप का एक नया पैमाना गज ए इलाही लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरखत नामक प्रमाण पत्र किसके हस्ताक्षर के बाद मनसबदार को वेतन मिलता था। सरखत नामक प्रमाण पत्र पर किसके हस्ताक्षर के बाद है जो मनसबदार को वेतन मिलता था। मीर बख्शी के हस्ताक्षर के बाद। मीर बख्शी सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। सामान्य तौर पर वेतन बांटने का काम
दीवान ए तन करता था। युद्ध के समय मीर बख्शी सेना को वेतन बांटता था। हॉकिंस ने इसे लेफ्टिनेंट जनरल कहा। जदुनाथ सरकार ने इसे वेतनाधिकारी पे मास्टर कहा। यह मनसबदारी व्यवस्था का संचालन भी देखता था। मीर बख्शी को अफसर ए खजाना भी कहा जाता था। सैनिकों की भर्ती, भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण, मनसबदार व अधिकारियों को दरबार में उपस्थिति से अवकाश, राज दरबार में मनसबदारों का स्थान निर्धारण जैसे कई काम मीर बख्शी करता था। घोड़े के दाग भी उसकी उपस्थिति में लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दे रखे हैं। पहला कि अकबर ने लोहे के छल्लों को आपस में जुड़े बांस से निर्मित अकबर ने लोहे के छल्लों से लोहे के छल्लों को आपस में जुड़े बांस से निर्मित चरीब का प्रयोग भूमि मापन हेतु किया था। तो यह सही है। अकबर ने गज ए सिकंदरी जो सिकंदर लोदी के द्वारा शुरू किया गया था, अ, गज ए सिकंदरी के स्थान पर गज ए इलाही का उपयोग किया था। तो 2 नंबर भी ऑप्शन सही है। 6 नंबर दोनों सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में कर्मचारियों को तनख्वाह बांटता था? निम्नलिखित में से कौन है जो मुगल काल में कर्मचारियों को तनख्वाह बांटता था? दीवान ए तन, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार का कथन है, कौन से इतिहासकार का कथन है कि अकबर के शासनकाल में वजारत किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं रह गई थी? किस इतिहासकार का कथन है कि अकबर के शासनकाल में वजारत किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं रह गई थी, न ही वजीर राज्य का स्थायी अंग था? तो यह कथन कौन से इतिहासकार ने कहा था? आरपी त्रिपाठी। अकबर के शासनकाल में वजारत किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं रह गई थी और न ही वजीर राज्य का स्थायी अंग था। आरपी त्रिपाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य कथन है? निम्न में से कौन सा कथन है जो असत्य कथन है? सबसे पहले नंबर पर है कि मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग होता था। मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद के लिए विजारत शब्द का प्रयोग होता था। निजामुद्दीन खलीफा बाबर का वजीर था। निजामुद्दीन खलीफा जो बाबर का वजीर था। तीसरे नंबर पर है कि हुमायूं के समय वजीर को वकील ए मुतलक कहा जाने लगा। तो वकील ए मुतलक जो कहा जाने लगा था, यह हुमायूं के समय नहीं बल्कि यह कहा जाने लगा था अकबर के समय। अकबर के समय कहा जाने लगा। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में बैरम खान वकील ए मुतलक था। अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों में, प्रारंभिक 4 वर्षों में 1556 से लेकर 1560 तक बैरम खान है जो वकील ए मुतलक था। ड नंबर ऑप्शन भी सही है। 6 नंबर इसका असत्य होगा। वजीर को वकील मुतलक है जो अकबर के काल में कहना शुरू किया गया था। अकबर के काल में वकील ए मुतलक कहा जाने लगा। अकबर के काल के शुरू में बैरम खां वकील था। हुमायूं के समय अमीर उवैस और हिंदू बेग वजीर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तरदायी सैनिकों का वेतन अधिकारी था। उत्तरदायी सैनिकों का वेतन अधिकारी था मीर बख्शी। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर। द एग्रेरियन सिस्टम ऑफ द मुगल एम्पायर किसकी पुस्तक थी? इरफान हबीब की। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में गजनाल, नरनाल, शुतुरनाल किसके प्रकार थे? मुगल काल में गजनाल, नरनाल और शुतुरनाल जो किसके प्रकार थे? तोपों के। बे नंबर ऑप्शन। गजनाल जो तोपें हाथी की पीठ पर ले जाई जाती थी। नरनाल जो लोगों की पीठ पर ले जाने वाली। शुतुरनाल ऊंट की पीठ पर और अर्राब है जो पहियों वाले वाहनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने दुअस्पा सिंह अस्पा की शुरुआत की थी? किस मुगल बादशाह ने दुअस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत की थी? जहांगीर ने। दुअस्पा वह घुड़सवार है जिसके पास 2 घोड़े होते थे। सिंह अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 3 घोड़े होते थे। यक अस्पा वह घुड़सवार जिसके पास 1 घोड़ा होता था। निम्न अस्पा दो सैनिकों के मध्य एक घोड़ा। जहांगीर ने सर्वप्रथम दो अस्पा महावत खां को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था। प्रथम श्रेणी का मनसबदार कौन था? जिसके
जात और सवार की संख्या समान होती थी। जिसके जात और सवार की संख्या समान होती थी उसे प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहा जाता था। जात और सवार की संख्या समान हो तो वह प्रथम श्रेणी का मनसबदार। सवार की संख्या जात पद से कुछ कम या आधी हो तो वह द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। जात पद के आधे से भी कम घुड़सवार हो तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमीर उल उमरा उन मनसबदारों को कहते थे जिनका मनसब कम से कम होता था। अमीर उल उमरा किन मनसबदारों को कहते थे? जिन मनसबदारों को कहते थे उनका मनसब कम से कम कितना होता था? तो कम से कम होता था 2500। 2500 ए नंबर ऑप्शन। 10 से 500 जात के बीच के बीच के जो होते थे उन्हें मनसबदार। 500 या 1000 से लेकर 2500 जात के बीच को अमीर और 2500 से अधिक जात वालों को अमीर उल उमरा कहा जाता था। मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब शाहजहां द्वारा दारा सिकों को दिया गया। मुगल काल में सबसे बड़ा मनसब शाहजहां के द्वारा दारा सिकों को दिया गया। शाहजहां ने उसे कितने जात और स्वार का मनसब दिया था? कितने जात और स्वार का मनसब दिया था? तो 60,000 जात और 40,000 स्वार का मनसब दिया था। अकबर के काल में सबसे छोटा मनसब 10 और सबसे बड़ा 10,000 होता था। लेकिन अपवाद स्वरूप जहांगीर को 12,000 का मनसब दिया गया। जहांगीर और शाहजहां के काल में शहजादों को 40,000 तक के मनसब भी दिए जाने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीश महाजागीर। शीश महाजागीर उस जागीर को कहते थे जिसमें वास्तविक लगान वसूली होती थी। शीश महाजागीर उस जागीर को कहते थे जिसमें वास्तविक लगान वसूली होती थी। जमा की आदि। जमा निर्धारित लगान हासिल वास्तविक लगान वसूली। शीश महाजागीर जिसमें हासिल जमा का 50% हो अर्थात आधा हो। सिमाही या सिमाहा जागीर जिसमें हासिल जमा का 25% हो अर्थात एक चौथाई। शाहजहां के अंतिम वर्षों में जमा और हासिल का अंतर काफी बढ़ गया था, इसलिए मासिक अनुपात के आधार पर जागीर की व्यवस्था की गई। इसे महाना जागीर व्यवस्था कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत पद किसने जोड़ा? मनसबदारी व्यवस्था में मशरूत पद किसने जोड़ा था? औरंगजेब ने। इसके माध्यम से विशेष परिस्थितियों में अतिरिक्त घुड़सवार रखने की छूट दी जाती थी, यानी स्वार रैंक में वृद्धि कर दी जाती थी। यह अस्थायी वृद्धि मशरूत कहलाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागीर आवंटन हेतु आरक्षित व अप्रदत्त भूमि थी। जागीर आवंटन हेतु आरक्षित व अप्रदत्त भूमि कौन सी थी? महाल ए बेबाकी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्तमगा जागीर की शुरुआत किसने की? अल्तमगा जागीर की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो अल्तमगा जागीर की शुरुआत की गई थी जहांगीर के द्वारा। ये उन्हीं परिवारों को दी जाती थी जिन पर बादशाह की विशेष कृपा होती थी। वतन जागीर और अल्तमगा जागीर दोनों वंशानुगत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन यात्री को मुगल सेना में कौन से मध्यकालीन यात्री को मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? कौन से मध्यकालीन यात्री है जिसको मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? निकोलो मनुची को। स नंबर ऑप्शन। मनुची इटालियन यात्री था जो 1656 में सूरत पहुंचा। 80 रुपये प्रतिमाह में दारासिकों की सेना में उसने तोपची की नौकरी की। बाद में वह मुगल सेना में चिकित्सक भी नियुक्त हुआ। इसकी प्रमुख पुस्तक स्टोरी ऑफ द मोगोर 5 भागों में विभाजित है, जिसके तीसरे भाग में वह मुगल दरबार व शासन व्यवस्था की जानकारी देता है। शिवाजी के खिलाफ अभियान में वह सेना के साथ था और पुरंदर की संधि के समय उपस्थित था। जयसिंह के बीजापुर अभियान में भी वह साथ था। उसकी मृत्यु 1717 ईस्वी में मद्रास में हुई। बर्नियर फ्रांसीसी यात्री था जो दारा सिकों का चिकित्सक नियुक्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन है जो सही नहीं है? पहला कि मनसब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मनसब शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। मनसबदार की नियुक्ति बादशाह की इच्छा पर निर्भर होती थी।
मनसबदार की जो नियुक्ति है यह बादशाह की इच्छा पर निर्भर थी। मनसबदार का पद आनुवंशिक था, तो मनसबदार का पद जो आनुवंशिक नहीं था। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। आईन अकबरी में मनसबदारों की 33 श्रेणियों की तालिका मिलती है। 2 नंबर ऑप्शन भी सही है। मनसबदार का पद आनुवंशिक नहीं था। अकबर के काल में मनसबदार की 66 श्रेणियां निश्चित की गई, लेकिन आईन अकबरी में 33 श्रेणियों की तालिका दी गई है। संभवतः वास्तविक रूप से उपयोग में आने वाली 33 श्रेणियां ही रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? मुगल कालीन भारत में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने करने आने वाले किसानों को कहते थे। मुगल काल में दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आने वाले किसानों को क्या कहा जाता था? पाहिकास्त। बे नंबर ऑप्शन। खुद की जमीन पर खेती करने वालों को खुदकास्त, दूसरे गांव से आकर ठेके पर जमीन लेकर खेती करने वालों को पाहिकास्त कहते थे। रैयत शब्द किसान के लिए प्रयुक्त होता था। मुजारिन वे किसान होते थे जिनके पास जमीन कम होती थी और वे खुद के खेतों के अलावा खुदकास्त किसानों से किराए पर जमीन लेकर भी खेती करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने देवनागरी में रामसिया लिखे सिक्के जारी किए? कौन से शासक ने देवनागरी में रामसिया लिखे सिक्के जारी किए थे? अकबर ने। अकबर ने अपने शासनकाल के 50वें वर्ष में ये सिक्के जारी किए। इन पर राम और सीता की आकृति भी अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल हसन आसफ खां निम्नलिखित में से किन बादशाहों के काल में वकील रहा? अबुल हसन आसफ खां जो कौन से बादशाहों के शासनकाल में वकील रहा था? जहांगीर और शाहजहां के काल में। जहांगीर के काल में लगभग 1 वर्ष, शाहजहां के काल में 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया? कौन से मुगल शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? बाबर ने। बाबर ने 1526 में पानीपत के युद्ध में विजय के उपरांत काबुल और बदख्शां के प्रत्येक व्यक्ति को एक एक शाहरुखी सिक्का दिया और अपनी उदारता के कारण कलंदर कहलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जिला किस नाम से जाना जाता था? मुगल काल में जिला जो किस नाम से जाना जाता था? सरकार नाम से। प्रांत को सूबा कहा गया, जिले को सरकार कहा गया और तहसील को परगना कहा गया। शाहजहां के काल में सूबा, सूबे से नीचे सरकार, सरकार से नीचे चकला और चकला के नीचे परगना। सरकार और परगना के मध्य चकला नामक इकाई शाहजहां के काल में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के समय सिक्कों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? अकबर के समय सिक्कों से संबंधित कौन सा जो सही नहीं है? दाम तांबे का सिक्का था, तो दाम तांबे का सिक्का था, यह सही है। दूसरा, 1 रुपया बराबर 40 दाम, 1 रुपया के बराबर 40 दाम, एक दाम के बराबर 2 अधेला और एक दाम के बराबर 50 जितल, 50 जितल नहीं बल्कि एक दाम के बराबर है जो 25 जितल होता था। 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। एक दाम बराबर 25 जितल, अधेला दाम का आधा, पावला दाम का 1/4 यानी चौथाई और दमड़ी है जो दाम का 1/8वां भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पारस्परिक नियंत्रण व शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? मुगल प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था में पारस्परिक नियंत्रण व शक्ति संतुलन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन अधिकारी सूबेदार पर नियंत्रण रखता था? दीवान। ए नंबर ऑप्शन। सूबेदार एवं दीवान सूबे में एक दूसरे पर नियंत्रण व संतुलन स्थापित रखते थे। हालांकि पद में सूबे के दीवान का कद व पद प्रतिष्ठा में सूबेदार से नीचे था, लेकिन वह सूबेदार का अधीनस्थ न होकर उसे स्वतंत्र था। प्रांतों में पहले सूबेदार को दीवान की नियुक्त करने की छूट थी, लेकिन अकबर के काल से केंद्र के शाही दीवान की सिफारिश पर सूबों के दीवान की नियुक्ति होने लगी। सूबे का दीवान प्रांत के वित्तीय व राजस्व मामलों का प्रमुख था। सूबेदार के अधीन सूबे की सेना, न्याय की जिम्मेदारी, प्रजा के कल्याण व सुरक्षा की जिम्मेदारी सूबेदार को
सिपह सालाहार भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहर ए फेज। नहर ए फेज का निर्माण किसने करवाया? तो नहर ए फेज का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां द्वारा यमुना नदी पर नहर ए फेज बनवाई। फिरोज तुगलक द्वारा निर्मित रजवाही रजवाई या रजबवाई को पुनर्जीवित करके नहर ए साहब नहर बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने उमरा वर्ग को तीन श्रेणियों में अहले दौलत, अहले सादात और अहले मुराद में विभाजित किया? निम्नलिखित में से कौन से मुगल शासक ने उमरा वर्ग को तीन श्रेणी अहले दौलत, अहले सादात और अहले मुराद में विभाजित किया था? हुमायूं ने। अहले दौलत राज परिवार के सदस्य और सैन्य अधिकारी, अहले सादात शेख, काजी, सद्र और उलेमा, अहले मुराद संगीतज्ञ, वादक, नर्तक इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत काल के पश्चात किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? तो सल्तनत काल के पश्चात सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगर सिर्फ मुगल शासक का पूछे तो अकबर उत्तर होगा, अन्यथा शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में स्वानेह निगार अभिकरण के अधिकारी किस पर नियंत्रण रखते थे? जागीरदारों पर। जागीरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए दो महत्वपूर्ण अभिकरण थे, फौजदार और स्वानेह निगार। फौजदार जागीरों में शाही आदेशों के क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदार था, जबकि स्वानेह निगार का काम जागीरदारों की सूचना केंद्र को भेजना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मदद ए मास किसको कहा जाता था? मुगल काल में मदद ए मास किसको कहा जाता था? विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदानित भूमि को जो मदद ए मास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कथन दे रखे हैं। पहला कि मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। मुगल साम्राज्य जो मूल रूप से एक सैनिक राज्य था, तो यह सही है। दूसरा, केंद्रीय शासन व्यवस्था की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। केंद्रीय शासन व्यवस्था की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। तो आर भी इसका सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सयूरगाल किसे कहा जाता था? सयूरगाल जो किसे कहा जाता था? तो सयूरगाल जो टैक्स फ्री जो भूमि होती थी, टैक्स फ्री भूमि, टैक्स मुक्त भूमि जो होती थी, जमीन जो होती थी, उसे सयूरगाल कहा जाता था। मुगल काल में दी जाने वाली राजस्व मुक्त भूमि को सयूरगाल या मदद ए मास कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में जब्ती थी। मुगल काल में जब्ती क्या थी? जमीन की पैमाइश। भू राजस्व के निर्धारण के लिए भूमि मापन को जब्ती कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन है न्याय विभाग का एक प्रमुख व मुख्य न्यायाधीश होता था? कौन है जो न्याय विभाग का प्रमुख व मुख्य न्यायाधीश होता था? काजी अल कुजात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईने दहसाला का वास्तविक प्रणेता किसे माना जाता है? आईने दहसाला का वास्तविक प्रणेता किसे माना जाता है? टोडरमल को। सही नंबर ऑप्शन। अकबर ने 1580 में आईने दहसाला बंदोबस्त को लागू किया। यह बंदोबस्त जब्ती प्रणाली में विकसित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कानून की व्याख्या करने वाला था। निम्नलिखित में से कानून की व्याख्या करने वाला मुफ्ती। मुफ्ती कानून की अव्याख्या करने वाला। हरकारा संदेशवाहक। मीर ए तोजक धार्मिक उत्सवों का प्रबंधक। मुसदी बंदरगाहों का प्रशासन देखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिना पैमाइश के पैदावार का अंदाजा लगाने की प्रणाली कहलाती थी। बिना पैमाइश के पैदावार का अंदाजा लगाने की प्रणाली क्या कहलाती थी? कनकूत। बे नंबर ऑप्शन। कनकूत अथवा नस्क। बिना पैमाइश के पैदावार का अनुमान लगाकर राजस्व निर्धारित करने की प्रणाली बंगाल और काठियावाड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर लूट के माल से संबंधित था? कौन सा टैक्स है जो लूट के माल से संबंधित था? खम्स।
खम्स या खुम्स। लूट के माल में से 4/5 सैनिकों व 1/5 भाग राज्य को मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहले वतन जागीर का फरमान प्राप्त करने वाला राजस्थान का शासक कौन था? सबसे पहले वतन जागीर का फरमान प्राप्त करने वाला राजस्थान का शासक कौन था? तो राजस्थान का शासक था राय सिंह। राय सिंह जो राजस्थान के बीकानेर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहसाला पद्धति में राज्य पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में ले लेता था? दहसाला पद्धति में राज्य जो पैदावार का कितना भाग लगान के रूप में लेता था? 1/3 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व नहीं था और समस्त भूमि राज्य की थी? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री के अनुसार है जो भारत में निजी भूस्वामित्व नहीं था और समस्त भूमि जो राज्य की थी? बर्नियर के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल काल में मीर ए बहर होता था। मुगल काल में मीर ए बहर किसे कहा गया? नौसेना प्रभारी को। मीर ए बहर नौसेना प्रभारी। मीर ए बर या मीर बार जो वन अधीक्षक या जंगलों के अधिकारी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन कारखाना प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुगल कालीन कारखाना प्रबंधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर है जो विचार कीजिए। पहला है मीर ए सामान कारखाना विभाग का प्रमुख होता था। मीर ए सामान है जो कारखाना विभाग का प्रमुख होता था, तो ये सही है। दूसरा, दीवान ए बेउतात कारखाना विभाग का वित्तीय दायित्व संभालता था। दीवान ए बेउतात है जो कारखाना विभाग का वित्तीय दायित्व संभालता था। 2 नंबर ऑप्शन भी सही है, दोनों सत्य है। कारखाना संबंधी सभी महत्वपूर्ण फरमानों पर मीर ए सामान की मुहर लगती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भू राजस्व की 3 पद्धतियां बंटाई, लाग बंटाई और रास बटाई का संबंध किससे था? गला बक्सी। गला बक्सी प्रणाली के तहत आईने अकबरी में 3 प्रकार की बटाई का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नियर के अनुसार मुगल शासक भिखारियों और क्रूर लोगों का राजा था। बर्नियर के अनुसार मुगल शासक जो भिखारियों और क्रूर लोगों का शासक शासक था। इसके शहर खराब हवा से दूषित थे। इनके खेत झाड़ीदार और घातक दलदल में भरे हुए थे। बर्नियर के अनुसार इसका एकमात्र कारण क्या था? राज के भूस्वामित्व। बर्नर ने इसका कारण राज्य के भूस्वामित्व को माना है। खुद भूमि के मालिक नहीं होने के कारण किसान खेतों के रखरखाव पर अधिक मेहनत नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के स्वरूप के संबंध में एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत किसने दिया? मध्यकालीन अर्थव्यवस्था के स्वरूप के संबंध में एशियाई उत्पादन शैली का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने। 6 नंबर ऑप्शन। 19वीं शताब्दी में कार्ल मार्क्स ने इस विचार को एशियाई उत्पादन शैली के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ाया। उसने यह तर्क दिया कि भारत व अन्य एशियाई देशों में उपनिवेशवाद से पहले अधिशेष का अधिग्रहण राज्य द्वारा होता था। इससे एक ऐसे समाज का उद्भव हुआ जो बड़ी संख्या में स्वायत्त तथा समतावादी ग्रामीण समुदायों से बना था। ग्रामीण समुदायों पर राज्य के दरबार का नियंत्रण होता था और जब तक अधिशेष की आपूर्ति निर्विघ्न रूप से जारी रहती थी, इनके स्वायत्तता का सम्मान किया जाता था। यह एक निष्क्रिय प्रणाली मानी जाती थी, लेकिन मार्क्स द्वारा ग्रामीण समाज का दिया गया यह चित्र सच्चाई से बहुत दूर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में विदेशों में भारतीय सूती वस्त्रों की अत्यधिक मांग थी। भारतीय सूती वस्त्रों को कहा जाता है। मुगल काल में विदेशी भारतीय सूती वस्त्रों की अत्यधिक मांग थी। भारतीय सूती वस्त्रों को क्या कहा जाता था? कैलिको। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यापारिक केंद्र पर मुगलों ने एक समुद्री बंदरगाह के रूप में उपयोग नहीं किया? कौन से व्यापारिक केंद्र का है जो मुगलों ने समुद्री बंदरगाह के रूप में उपयोग नहीं किया? तो इन्होंने मुगलों ने जो लाहिरी बंदरगाह, कैम्बे और सूरत, इन तीनों व्यापारिक केंद्रों को समुद्री बंदरगाह के रूप में उपयोग किया था। वहीं थट्टा थट्टा को जो यहाँ पर बंदरगाह स्थापित नहीं किया था। ठट्टा एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, लेकिन बंदरगाह के रूप में उसका उपयोग नहीं किया जाता था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर के शासनकाल में प्रचलित चौकोर चांदी के सिक्कों का क्या नाम था? चौकोर चांदी के सिक्के जो अकबर के काल में चलते थे उन्हें क्या कहा गया? जलाली। द नंबर ऑप्शन। जलाली अकबर के काल का चौकोर चांदी का सिक्का। मोहर अकबर के काल में सबसे ज्यादा प्रचलित सोने का सिक्का। शहंशाह सबसे बड़ा सोने का सिक्का। और इलाही गोलाकार स्वर्ण सिक्का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में गुजरात में उत्पादित पटोला नाम की प्रसिद्ध किस्म थी। मुगल काल में गुजरात में उत्पादित पटोला नाम की प्रसिद्ध किस्म थी रेशम की। ए नंबर ऑप्शन। अधिकांश व्यापारी खुद को निर्धन दिखाने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें दोहन का भय था। अधिकांश व्यापारी खुद को निर्धन दिखाने की कोशिश करते थे क्योंकि उन्हें दोहन का भय था। किस मध्यकालीन यात्री का कथन है? तो यह बात कही थी बर्नियर ने। ए नंबर ऑप्शन। यह बर्नियर का कथन है। इसी प्रकार टेवनियर ने भी भारतीय खास तौर से टेवनियर भी भारतीयों को खास तौर से सराफा व्यापारियों की मितव्ययी बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत क्या था? मुगल साम्राज्य की अर्थव्यवस्था के अध्ययन में अति महत्वपूर्ण सांख्यिकी आंकड़े देने वाला समसामयिक स्रोत क्या था? आईने अकबरी। ए नंबर ऑप्शन। अकबरनामा के तीसरे भाग आईने अकबरी में राजनीतिक इतिहास नहीं है। इसमें शासन, साहित्य, धर्म, कला, संस्कृति के बारे में जानकारी है। इसमें अर्थव्यवस्था से संबंधित सांख्यिकी आंकड़े भी दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में सब्बर सिंह साहू नामक एक धनी व्यापारी इतना समृद्ध था कि उसका दरबार राजाओं के दरबार के समान था। व्यापारी कहाँ का था? मुगल काल में सब्बर सिंह साहू नामक एक धनी व्यापारी इतना समृद्ध था कि उसका दरबार राजाओं के दरबार के समान था। यह व्यापारी कहाँ का था? तो यह था आगरा का। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में किस इलाके में 12 तरह के ग्रामीण सेवक और दस्तकारों को 12 बलूतेदार कहा जाता था? मुगल काल में किस इलाके में 12 तरह के ग्रामीण सेवक और दस्तकारों को 12 बलूतेदार कहा जाता था? महाराष्ट्र के ग्रामीण सेवकों और दस्तकारों को। इन सेवकों व दस्तकारों को पैदावार में हिस्सा दिया जाता था जिन्हें बालूता कहते थे। बलूतेदार की निश्चित श्रेणियों को ग्रामीण समुदाय द्वारा राजस्व मुक्त भूमि दी जाती थी। गांव में जिन बलूतेदारों को स्थायी निवास का अधिकार मिलता था उन्हें वतन बलूतेदार कहते थे। इसी प्रकार दक्कन में मालूतेदार शब्द इस्तेमाल होता था। राजस्थान और पंजाब में जमीन क्यारू कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शाहजहां के काल में दक्कन में कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर था। शाहजहां के काल में दक्कन में कर व्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार करने वाला अमीर कौन था? मुर्शिद कुली खां। बे नंबर ऑप्शन। शाहजहां के काल में दक्कन के सूबेदार औरंगजेब ने इलाके की आर्थिक दशा सुधारने के लिए दीवान मुर्शिद कुली खां को नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में तकावी कहा जाता था। मुगल काल में तकावी किसे कहा जाता था? किसानों को राज्य की ओर से दिए जाने वाले ऋण। किसानों को राज्य की ओर से दिया जाने वाला ऋण, जिसे बीज, पशु आदि खरीदने के लिए जो ऋण दिया जाता था उसे तकावी ऋण कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भू राजस्व के संबंध में महसूल शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? मुगल कालीन भू राजस्व के संबंध में महसूल जो शब्द है किसके लिए उपयोग होता था या किसके लिए इस्तेमाल होता था? वास्तविक राजस्व के लिए। वास्तविक राजस्व को महसूल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था? मुगल कालीन भारत में निम्नलिखित में से किन वस्तुओं का सर्वाधिक निर्यात किया जाता था? सूती और रेशमी वस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन था? निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के सिक्कों पर राशि चक्र का अंकन था? जहांगीर के सिक्कों पर।
जहांगीर के काल में मुगलकालीन सिक्कों की सुंदरता चरम सीमा पर पहुंच गई थी। यूरोप के साथ बढ़ते व्यापार के कारण चांदी की कमी नहीं थी। जहांगीर ने सबसे पहले सलीमी सिक्के तैयार करवाए। जहांगीर ने कुछ विशेष सिक्के मिले हैं जिन पर हिंदू राशि चक्र का अंकन है, शेर, बेल, वृश्चिक चक्र, तुला इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वीरजी बोहरा, अब्दुल गफूर बोहरा, मल्य चेटी थे। वीरजी बोहरा, अब्दुल गफूर बोहरा और मल्य चेटी ये कौन थे? तो ये व्यापारी व्यापारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज के व्यय से हज की व्यवस्था करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? राज के व्यय से हज की व्यवस्था करने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अकबर। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में भू राजस्व था। मुगल काल में भू राजस्व क्या था? उपज में हिस्सा। अबुल फजल भू राजस्व को राजत्व का पारिश्रमिक बताता है। राजा अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान व अन्य व्यवस्थाओं के लिए उपज में हिस्सा लेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों द्वारा भारत में प्रवर्तित एक नकदी फसल थी? 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के द्वारा भारत में म, प्रवर्तित एक नकदी फसल थी तंबाकू। भारत में तंबाकू पुर्तगालियों द्वारा सबसे पहले दक्षिणी भारत में लाया गया। अकबर के समय में 1604-5 ईस्वी में मक्का से आए हज यात्रियों ने इसे सबसे पहले मुगल दरबार में पेश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मध्यकालीन यात्री शहर के मजदूरों के मकानों को कौन सा मध्यकालीन जो यात्री है शहर के मजदूरों के मकानों को अभावपूर्ण व कष्टप्रद मकान बताता है? अभावपूर्ण व कष्टप्रद मकान बताता है पेलसठ। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दहसाला प्रणाली किससे विकसित हुई? दहसाला प्रणाली जो किससे विकसित हुई थी? दहसाला प्रणाली विकसित हुई थी झपटी से। झपटी से जो दहसाला प्रणाली विकसित हुई, ड नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। जब्ती मुगलकालीन राजस्व निर्धारण की एक महत्वपूर्ण प्रणाली थी। इसकी शुरुआत शेरशाह के काल में मानी जाती है, लेकिन इसने अंतिम रूप में अकबर के जमाने में ग्रहण किया। इसने अंतिम रूप जो अकबर के जमाने में ग्रहण किया। दहसाला पद्धति अकबर के काल में लागू हुई। इसका श्रेय टोडरमल को जाता है। यह गत 10 वर्षों की औसत पैदावार के आधार पर तय किया गया बंदोबस्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? फिरोज तुगलक के बाद नहरों से पानी आपूर्ति पर ध्यान देने वाला मुगल शासक कौन था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ बीमा प्रणाली की विस्तृत जानकारी देता है? कौन सा ग्रंथ है जो बीमा प्रणाली की विस्तृत जानकारी देता है? खुलासात उत तारीख। द नंबर ऑप्शन सुजान राय भंडारी की खुलासात उत तारीख है जो बीमा प्रणाली के बारे में हमें जानकारी प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में भू राजस्व के भुगतान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? मुगल काल में भू राजस्व के भुगतान से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो मुगल साम्राज्य में भू राजस्व चुकाने की कोई एक समान विधि नहीं थी। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगलकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मुगलकालीन प्रशासन के संबंध में कौन सा है जो इसमें सुमेलित नहीं है? सबसे पहला वित्त विभाग। वित्त विभाग का प्रमुख दीवान होता था। जन नैतिकता विभाग का प्रमुख खान ए सामा। खान ए सामा नहीं बल्कि मुहतसिब होता था। बे नंबर ऑप्शन गलत है। तीसरा कानून विभाग। कानून विभाग का प्रमुख काजी होता था और धार्मिक मामलों का जो प्रमुख होता था उसे सदर उस सुदूर कहा जाता था। ए से और दे सही है। बे नंबर इसका गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन प्रशासन शब्दावली में माल शब्द का तात्पर्य क्या है? मुगल कालीन प्रशासनिक शब्दावली में माल शब्द का तात्पर्य क्या है? भू राजस्व। ए नंबर ऑप्शन। मुगल काल में भू राजस्व के लिए फारसी शब्द माल या माल वाजिब का इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शीश माह व सीमाही जागीर की व्यवस्था किसके काल में शुरू की गई? शीश माह व सीमाही जागीर की व्यवस्था
किसके काल में शुरू की गई थी? शाहजहां के काल में। सही नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करोड़ी शब्द किस मुगल बादशाह की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था? करोड़ी शब्द जो है कौन से मुगल बादशाह की प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्व अधिकारी के लिए प्रयुक्त होता था? अकबर। सही नंबर ऑप्शन। अकबर ने एतमाद खां के सुझाव पर 1562 में यह व्यवस्था लागू की। इसमें समस्त खालसा भूमि को 182 राजस्व भागों में बांटकर प्रत्येक की मालगुजारी 1 करोड़ दाम प्रति वर्ष निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसान विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसान विद्रोह का उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया था? डब्ल्यू सी स्मिथ ने। कनाडा के डब्ल्यू सी स्मिथ इस्लाम धर्म और धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया इनकी पुस्तक का नाम है। मॉडर्न इस्लाम इन इंडिया जो इनकी पुस्तक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन कर दिया? कौन से मुगल बादशाह ने वकील का पद शक्तिहीन कर दिया? अकबर ने। जागीरदारी संकट को किस इतिहासकार ने मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बताया? मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जागीरदारी संकट कौन से इतिहासकार ने बताया था? सतीश चंद्र ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औरंगजेब के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस राजपूत को 7,000 जात और 7,000 स्वार का मनसब प्रदान किया गया था? औरंगजेब के काल में कौन से राजपूत को 7,000 जात और 7,000 स्वार का मनसब दिया गया था? मिर्जा राजा जयसिंह को। मिर्जा राजा जयसिंह और राजा जसवंत सिंह दोनों को जो 7,000 जात और 7,000 स्वार का मनसब दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुराक ए दवाब। खुराक ए दवाब शब्द किसके लिए इस्तेमाल होता था? खुराक ए दवाब जो पशुओं हेतु चारा था उसके लिए जो खुराक ए दवाब शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। पशुओं के चारे खुराक ए दवाब हेतु औरंगजेब ने मनसबदारों के नगद वेतन में से 1 रुपए में से 2 दाम काटने की व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मनसबदारी व्यवस्था से संबंधित कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? पहला कि अकबर ने प्रारंभ में 10 घुड़सवारों से लेकर 10,000 घुड़सवारों के बीच मनसबदारों की 66 श्रेणियां निश्चित की थी। अकबर ने प्रारंभ में 10 घुड़सवारों से लेकर 10,000 घुड़सवारों के बीच मनसबदारों की 66 श्रेणियां निश्चित की थी। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन स्वार की संख्या जात से अधिक नहीं हो सकती। स्वार की संख्या जो जात से अधिक नहीं हो सकती यह भी सही है। मनसबदारों का पद अकेले जात या अकेले स्वार के आधार पर भी हो सकता है। तो मनसबदारों का जो पद है यह बिना स्वार के तो हो सकता है लेकिन बिना जात के नहीं। तो बिना स्वार के हो सकता है लेकिन बिना जात के नहीं। 6 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। औरंगजेब ने मनसबदारी व्यवस्था मशरूत व्यवस्था लागू की। मनसबदारी व्यवस्था जो मनसबदारी की मशरूत व्यवस्था लागू की थी। द नंबर ऑप्शन भी सही है। 6 नंबर असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है। मुगलकालीन शब्दावलियां दे रखी है। सबसे पहले ददनी। ददनी किसे कहा गया था? तो यह कहा गया था प्राथमिक उत्पादों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन। प्राथमिक उत्पादकों को अदा किया जाने वाला अग्रिम धन को ददनी कहा गया। दूसरा सनद। सनद क्या था? तो सनद था मुगल शाही आदेश। मुगल शाही आदेश को सनद कहा गया। तीसरे नंबर पर है दस्तक। दस्तक क्या था? तो दस्तक था कर छूट हेतु यूरोपीय यात्रियों का जारी आज्ञा पत्र। और हुंडी। हुंडी जो विनिमय पत्र था। सी बी डी और ए। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मन ए अकबरी थी। मुगल काल में मन ए अकबरी क्या था? वजन मापने की इकाई। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 व 1/4 का नियम किसने शुरू किया? मनसबदारी व्यवस्था में 1/3 और 1/4 का नियम किसने शुरू किया था? शाहजहां ने। 6 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम किस मुगल शासक ने मराठों को मनसबदार बनाना शुरू किया?
सर्वप्रथम कौन से मुगल शासक ने मराठों को मनसबदार बनाना शुरू किया था? जहांगीर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में मावदा या दीही किसे कहते थे? मुगल काल में मावदा या दीही किसे कहा गया? गांव को। से नंबर ऑप्शन। प्रशासन की दृष्टि से प्रत्येक सूबे को अनेक इकाइयों में बांटा गया। इन इकाइयों को सरकार कहा जाता था। प्रत्येक सरकार को पुनः परगना या महल में विभाजित किया जाता था। इन परगनों में जिले या दस्तूर बनाए गए थे। यह प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। परगनों के अंतर्गत गांव होते थे जिन्हें मावदा या दीही कहा जाता था। मावदा के अंतर्गत बहुत छोटी छोटी बस्तियां होती थी जिन्हें नागला कहा जाता था। शाहजहां के समय में परगना और सरकार के बीच एक और इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहते थे और जिसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे। सरकार की संख्या को भी बनाए रखा गया। अकबर के समय में सूबों के प्रमुख को सिपह सालार सूबेदार भी कहा जाता था। बाद में उसे निजाम कहा जाने लगा। परमात्मा शरण के अनुसार परमात्मा शरण के अनुसार सिपह सालार बादशाह का उप रीजेंट होता था। अलग अलग प्रांतों में वहां की स्थिति और आवश्यकता के अनुसार अलग अलग प्रकार के सूबेदार होते थे। उसकी नियुक्ति सम्राट की आज्ञा से होती थी जिसे फरमान ए साबती कहते थे। सामान्यतः सूबेदार के पद की कोई निश्चित अवधि नहीं होती थी और अधिकतर जो प्रशासनिक आवश्यकता से ही इस बात का निर्धारण होता था कि सूबेदार की नियुक्ति की जाए अथवा नहीं। यदि किसी युवा शहजादे को सूबेदार बनाया जाता था तो उसके साथ अभिभावक के रूप में उपराज्यपाल, जिसे अतालिक कहा जाता था, अतालिक को भी भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन सूबेदार के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है जो सही है? मुगल कालीन सूबेदार के से संबंधित कौन से कथन सत्य है? पहला कि राजा के विरुद्ध कार्य करने वाले को सख्त सजा दे सकता था। राजा के विरुद्ध कार्य करने वाले को जो सूबेदार है यह सख्त सजा दे सकता था और पुलिस व गुप्तचर विभाग में भर्ती करता था। उससे अपेक्षा अपेक्षा की रखी जाती थी कि वह अवांछनीय लोगों से मेलजोल ना रखे। उसे ध्यान में रखना होता था कि खर्च आमदनी से अधिक न हो। तो चारों ही ऑप्शन है जो सूबेदार से संबंधित सत्य कथन है। प्रजा और सेना का कल्याण सूबेदार के न्यायपूर्ण प्रशासन पर निर्भर करता है। उसे लगातार अपने मातहत अफसरों पर निगरानी रखनी पड़ती थी और इस बात की सावधानी रखनी पड़ती थी कि कहीं वे प्रशासन में गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। जहां उसे व्यक्तिगत रूप से किसी मामले की जांच करने के निर्देश दिए जाते थे वहां वह न्याय भी करता था। आशा की जाती थी कि फैसला करने में वह नरमी बरतेगा और अधिक कड़ी सजा नहीं देगा। उसे मृत्युदंड प्रदान करने का अधिकार नहीं था। यद्यपि राजा के विरुद्ध कार्य करने वालों को वह सख्त सजा दे सकता था। उसे ठीक सूचनाएं मिले और अपराधों को रोका जा सके, इसके लिए आशा की जाती थी कि वह पुलिस और गुप्तचर विभाग में ईमानदार और होशियार लोगों की भर्ती करे। व्यक्तिगत जीवन में उससे यह आशा की जाती थी कि वह अवांछनीय लोगों से मेलजोल न रखे। उसका कर्तव्य यह देखना भी था कि खर्च आमदनी से अधिक न हो। सभी प्रमुख अमीरों व अधिकारियों को आदेश था कि वे सूबेदार से सहयोग करें। सूबेदार किसी भी जागीरदार या अधिकारी को अपनी स्पष्ट आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए दंडित कर सकता था, किंतु केंद्र से सीधा संबंध रखने वाले किसी भी शहजादे को दंड देने का अधिकार उसे न था। अपने प्रांत के जमींदारों से नजराना वसूल करने का दायित्व भी उसी का था। जमींदारों की शक्ति एवं रवैये के अनुसार सूबेदार सेना का प्रबंध करता था, क्योंकि कभी-कभी जमींदार विद्रोह भी कर देते थे, जिन्हें दबाना पड़ता था, किंतु टकराव के साथ मेल मिलाप की नीति को भी वरीयता दी जाती थी। इससे प्रकट है कि बाद के वर्षों में जमींदार प्रबल हो गए थे और सूबेदार को उनसे टकराव की नीति भी अपनानी पड़ती थी। जिस प्रकार सभी प्रांत व्यवहार में बराबर नहीं थे, उसी प्रकार प्रांतीय सूबेदार की शक्ति और हैसियत भी बराबर नहीं थी। उदाहरण के लिए उदाहरण के लिए गुजरात के सूबेदार राजा टोडरमल को राजपूत सरदारों के साथ संध्या करने और उन्हें मनसब प्रदान करने का अधिकार था, जो परमात्मा शरण के अनुसार मुगल
शक्ति में स्वर्णकाल में प्रांतीय सूबेदारों के लिए एक दुर्लभ स्थिति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में अवध क्षेत्र में दरियाबाद व खेराबाद इलाके किसके लिए प्रसिद्ध थे? मुगल काल में जो अवध क्षेत्र में दरियाबाद और खेराबाद इलाके किसके लिए प्रसिद्ध थे? छाप वाले सूती कपड़ों के लिए। द नंबर ऑप्शन। अहमदाबाद अपने छपे हुए रंगीन सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था तथा उसने बड़ी संख्या में विदेशी ग्राहकों को भी आकर्षित किया। दक्कन में बुरहानपुर में सूती कपड़ों पर छपाई और चित्रकारी का एक और प्रमुख केंद्र था। अवध में दरियाबाद और खैराबाद रंगाई छपाई रंगीन रंगीन छपाई वाले सूती कपड़ों के लिए इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे कि खुद के कपड़े ही दरियाबादी और खेराबादी कहे जाने लगे। दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम सूती कपड़ों की छपाई के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हुआ। महमूदाबाद अहमदाबाद के पास भी अपने छापे वाले सूती कपड़ों के लिए प्रसिद्ध था। पटना, बनारस, लाहौर, मुल्तान या इलाहाबाद जैसे और कई शहरों का भी छपे हुए सूती कपड़ों को उनकी अपनी अपनी किस्मों के लिए खासा नाम था। अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में लिखा है कि उत्तरी भारत में छींट की कीमत 2 दाम प्रति गज थी। भारत में बनने वाले सूती कपड़ों में सबसे प्रसिद्ध शायद छींट, यूरोपीय स्रोतों में जिसे चिंटज कहा जाता था, छींट ही थी। वह भी खास तौर से मसूलीपट्टनम की छींट, जो मानवीय कारीगरों और कलात्मक श्रेष्ठता की हर दृष्टि से एक ऊंची मिसाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया। द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया नामक प्रसिद्ध लेख किसका है? इरफान हबीब का। द टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमी ऑफ मुगल इंडिया या एम्पायर लेख 1980 में इरफान हबीब के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिब विधि का संबंध किससे है? कालिब विधि का संबंध किससे है? कपड़ों पर छपाई से। कपड़ों की छपाई में रंगीन कपड़ों के ऊपर सच्चे अथवा बनावटी सोने चांदी के बेलबूटों और पत्तियों के छापे लगाने का काम सर्वप्रमुख था। आमतौर पर इस किस्म के कपड़ों का उपयोग पलंग के बिछावनों, चादरों, रजाइयों, गद्दों और पर्दों के रूप में होता था। विलियम हॉय के अनुसार हिंदुस्तानी क्षेत्र में इस तरह के छापे वाले कपड़ों के लिए खास तौर से लखनऊ और फर्रुखाबाद है जो खास तौर से मशहूर थे। इसके अलावा तंजेब अथवा चिकन के लिए काम के लिए मलमल जैसे पतले कपड़े पर भी तरह तरह के बेलबूटे छापे जाते थे। गुजरात और दक्कन, खासकर बुरहानपुर में हमें कपड़े व चित्रकारी की तुलिका ब्रूस अथवा पंखों, मोर पंख या शाही के कांटे द्वारा बेलबूटे बनाने का उल्लेख मिलता है। ठप्पों से छापे लगाने की विधि मुगलकालीन भारत में कपड़ों की सबसे सरल विधि की मिसाल है। मुंशी टेकचंद बहार ने बहार-ए-आजम के लेखक इस विधि को कालिब लकड़ी के ठप्पों की विधि कहा है, जिससे कपड़ों पर बड़ी साधारण आकृतियों को छापा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में अमरटीज था। मुगल काल में अमरटीज क्या था? सूती कपड़े की किस्म। बे नंबर ऑप्शन। पटना में बना अमरटीज किस्म का सूती कपड़ा 3 श्रेणियों में उपलब्ध था: मोटा, जफर खानी और जहांगीरी। इसी प्रकार सहारनपुर का खासा और चौतर, बनारस का गंगाजल, झोना, मिहिरकुल, मंदिल, लाहौर, सरहिंद तथा दिल्ली की छींट, गुजरात और ठट्टा का बफ्ता तथा दक्कन, सोनारगांव, सतगांव और ढाका का मलमल बड़े मशहूर थे। खैराबादी और दरियाबादी जैसे कुछ किस्मों के नाम उनके उत्पत्ति के स्थानों के नाम पर रखे गए। दुपट्टा पगड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, डोरिया कमीजें बनाने के लिए, जबकि सूसी मुसलमानों द्वारा पायजामा बनाने के लिए काम में लिया जाता था। सिलहटी सूती कपड़े की सबसे सस्ती किस्मों में से एक थी, जबकि खासा, चौतर, सेरिसफ अधिक महंगी किस्में थी। कश्मीर में पैदा हुआ कच्चा रेशम बुनने के उद्देश्य से नहीं काता जाता था। गुजरात सूती और रेशमी धागों का एक
महत्वपूर्ण उत्पादन केंद्र था। यहाँ से 17वीं शताब्दी में सूती धागों का भारत के दूसरे भागों और यूरोप में निर्यात होता था। बालासोर उड़ीसा, कासिम बाजार और ढाका बंगाल और दक्षिण में बुरहानपुर धागों की बड़ी मात्रा में कताई करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में नर, मादा और कौंडी थे। मुगल काल में नर, मादा और कौंडी क्या थे? नील निर्माण के हौज। हमीदा खातून नकवी के अनुसार सन 1618 और 1672 के बीच डच और अंग्रेज गुमास थे। प्रतिवर्ष औसतन 1979 मन 1979 मन नील निर्यात करते थे। अच्छी क्वालिटी का नील बयाना में पैदा किया जाता था। एलसट के अनुसार वहां नील का वार्षिक उत्पादन 2000 से 4000 गट्र था। मेवात और कोल अलीगढ़ भी व्यापक रूप से नील का उत्पादन कर रहे थे। गुजरात का सरखेज नील दुनिया में मशहूर था। पीटर मुंडी के अनुसार राजपूताना में नील की खेती दूर दूर तक फैली हुई थी। नील की निर्माण प्रक्रिया में अनेक हौज इस्तेमाल किए जाते थे। नर कहलाए जाने वाले पहले हौज में नील के पौधे के सूखे पत्तों को भिगोया और नरम किया जाता था। यहाँ से सार तत्वों को दूसरे हौज मादा में भेज दिया जाता था, जहाँ उसे पीटा जाता था। सतत और नियंत्रित पिटाई के परिणाम स्वरूप नील गंधले समूह ट्यूबिड स्टोरेज में बदल दिया जाता था, जो तीसरे हौज कोंडी में गुजार दिया जाता था। बचे पानी की निकासी का प्रबंध किया जाता था। ऐसे बने पेस्ट को एक बर्तन के ऊपर कसकर फैलाए गए कपड़े पर फैला दिया जाता था और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता था। अंत में नील के सूखे दानों से अपेक्षित आकारों की नील की गोलियां बनाई जाती थी। स्रोतों से पता चलता है कि तेल की पेराई, ऑयल प्रेसिंग एक सुपरिचित व्यवसाय था। लाहौर में तेलियों के लिए अलग वार्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्नियर के अनुसार 1916 का प्रमुख केंद्र था। बर्नियर के अनुसार 1916 का प्रमुख केंद्र कौन सा था? कश्मीर। बर्नियर के अनुसार 1916 कश्मीर में बनाए जाते थे। ऊन से बनाए कंबल आम इस्तेमाल में आते होंगे, क्योंकि अबुल फजल ने उनको अपनी क्रय विक्रय वाली वस्तुओं की सूची में शामिल किया है। उन्हीं गलीचों का उत्पादन अलवर, आगरा, जौनपुर और जाफरवाल में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल काल में सिल्क उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र नहीं था? मुगल काल में सिल्क उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था? तो घोड़ाघाट, बाकला और कासिम बाजार, ये तीनों सिल्क उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। बयाना जो यह सिल्क उत्पादन का नहीं बल्कि नील उत्पादन का प्रमुख केंद्र था। कश्मीर की घाटी, तिब्बत के निचले हिस्से, गिलगिट में रेशम का उत्पादन होता था। फिर भी मुगल काल में सिल्क उत्पादन करने वाले महत्वपूर्ण क्षेत्र थे गोराघाट, कासिम बाजार और बाकला, जो बंगाल प्रांत के अंतर्गत आते थे। गोराघाट ईरी सिल्क के लिए विशेष रूप से मशहूर था, जो अरंडी तेल के पौधों पर पले कीड़ों के धागों से बना हुआ था। सिल्क कपड़े की बुनाई पर एक तरह के गुजरात का एक अधिकार था। टेवर्नियर के अनुसार बंगाल के कच्चे रेशम के उत्पादन का 2/3 भाग गुजरात को भेज दिया जाता था। पटन शहर को पटोला सिल्क के उत्पादन में विशेषज्ञता हासिल थी और अहमदाबाद सोने और चांदी के धागों के साथ जरी के काम वाली सिल्क का उत्पादन करते थे। उड़ीसा में बालासोर, जगन्नाथपुरी और कटक सिल्क उत्पादन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आसाम, इरी, मूंगा और मात्र वहीं पैदा होने वाले चंपा सिल्क का उत्पादन करता था। लाहौर, आगरा और बाद में बनारस जैसे कुछ और शहरों ने सिल्क उत्पादन में विशिष्टता प्राप्त कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगल काल में सोरा उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र नहीं था? सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र कौन सा नहीं था? तो अजमेर, अलवर और पटना, ये तीनों सोरा उत्पादन के प्रमुख केंद्र थे। कश्मीर में सोरा उत्पादन नहीं होता था।
अजमेर, अलवर, पटना से सोरा और प्राप्त होता था। 17वीं शताब्दी की अवधि के दौरान जैसे ही यूरोपीय कंपनियों ने बड़ी मात्रा में सोरे का निर्यात करना आरंभ किया, इसका उत्पादन और अधिक बढ़ गया। भारतीय सेनाओं द्वारा तोपों के उत्तरोत्तर इस्तेमाल से भी मांग बढ़ गई। पेलसठ ने सोरा बनाने की विधि का अच्छा विवरण दिया है। अबुल फजल अकबर के शासनकाल के दौरान 42 स्थानों पर सिक्के गढ़ने का उल्लेख करता है। तांबा कुमाऊं की पहाड़ियों, राजपूताना और लाहौर सूबे में स्थित सुखेत मंडी की खानों से प्राप्त किया जाता था। लोहे का उत्पादन बंगाल, कश्मीर, लाहौर, गुजरात, अजमेर के कुछ स्थान, कालिंजर और ग्वालियर में किया जाता था। गुजरात के भुज, ऊना और सिराही तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। बड़ौच, सूरत, नवासारी, गंदवी, दमन में जहाजरानी उद्योग निश्चित तौर पर गुजरात में उत्पादित लोहे की वजह से फला फूला होगा। कच्छ क्षेत्र लोहे के लिए प्रसिद्ध था, जो इस्पात में परिवर्तित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र मुगल काल में नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध थे? निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र है जो मुगल काल में नमक उत्पादन हेतु प्रसिद्ध थे? सांबर और शमशाबाद। बे नंबर ऑप्शन। नमक उत्पादन नमक उत्पादन करने वाले दो प्रमुख क्षेत्र थे, अजमेर सूबे में सांबर झील और लाहौर सूबे में शमशाबाद। कच्छ के रण से भी नमक प्राप्त होता था। अबुल फजल ने उन बंजारों का उल्लेख किया है जो नमक बिहार में लाते थे। नमक कश्मीर जैसे दूर दराज क्षेत्रों में भी इस्तेमाल हो रहा था। खुलासात उत तवारीख के विवरण से यह पता चलता है कि लाहौर सूबे में उथले खानों से नमक निकालने का काम होता था। अल्लाह शाह कहलाए जाने वाले खनिक रेती के काटने के बाद अपनी पीठ पर नमक के ढेलों को बाहर लाते थे। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में बिहार प्रांत में 16वीं शताब्दी में बिहार प्रांत में स्थित राजगीर कागज उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। अबुल फजल के अनुसार लाहौर आगरा और लाहौर के कारखाने कारखाने अधिकारियों के इस्तेमाल के लिए कागज का उत्पादन कर रहे थे। बंगाल और आगरा चीनी के महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्र थे। अच्छी मात्रा में चीनी बनाने वाले अन्य प्रांत थे ठटा, गुजरात, लाहौर और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से इलाकों का कौन सा समूह समूह मुगल काल में लकड़ी के काम और नौका व जहाज निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा समूह जो जहाज निर्माण, नौका के काम और लकड़ी के काम के लिए प्रसिद्ध था? तो ठट्टा, लाहौर, भड़ोच और ढाका। ठट्टा, लाहौर, भड़ोच और ढाका। 6 नंबर ऑप्शन। लकड़ी के काम के प्रमुख केंद्र ठट्टा, लाहौर, भड़ोच और ढाका थे। ये शहर अधिकांश नाव और जहाजों के निर्माण के साथ जुड़े हुए थे। हालांकि बैलगाड़ियां और पालकियां भी बनाई जाती थी। धनुष और तीर बनाना मुल्तान, सरहिंद और सूरत की विशेषता थी। बर्नियर ने प्रमाणित किया है कि कश्मीर में साल के निर्माण में छोटे बच्चों को भी रोजगार प्रदान किया जा रहा था। पेलसठ द्वारा दिए गए सोरे के उत्पादन के विवरण में से मालूम होता है कि उत्पादक वास्तव में किसान थे। इसी प्रकार ट्रेवनियर ने 1652 में गोलकुंडा के हीरो के खनिजों का विवरण दिया है, जिसे पता चलता है कि इन खनिकों का मूल व्यवसाय खेती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजपूत शासकों के मुगल दरबार में रहने के दौरान उनको अपने राज्य के समाचारों से अवगत कराने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? राजपूत शासकों के मुगल दरबार में रहने के दौरान उनको अपने राज्य के समाचारों से अवगत करवाने के लिए भेजे जाने वाले पत्रों को क्या कहा जाता था? अर्धदास्त। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल काल में कटरा पारचा नामक कर किस पर लगता था? मुगल काल में कटरा पारचा नामक कर किस पर लगता था? वस्त्रों पर। 6 नंबर ऑप्शन। मुगल काल में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने चलाए? मुगल काल में सर्वप्रथम जो स्वर्ण सिक्के किसने चलाए थे? अकबर ने। 6 नंबर ऑप्शन। अकबर। बाबर ने काबुल में
चांदी का शाहरुख तथा कंधार में बाबरी नामक सिक्के का परिवर्तन किया था। बाबर ने किप्की नामक तांबे के सिक्के का उल्लेख किया था, जो अर्स्किन महोदय के अनुसार अंडाकार आकृति का तांबे का सिक्का था। मुगल काल में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय अकबर को है। अकबर ने सिक्कों पर साल हजारी इस्लाम की मुहर लगाई। इलाही संवत 1583 ईस्वी प्रारंभ करने के बाद अकबर की मुद्राओं पर सूर्य व चंद्रमा की महिमा का बखान करने वाले पद्य अंकित है। मुगल काल में सर्वप्रथम आकृति युक्त सिक्कों का निर्माण अकबर ने किया। उसके सियाराम सिक्कों पर अग्रभाग पर धनुर्धारी राम व सीता की आकृति और देवनागरी लिपि में राम सिया का अंकन तथा पृष्ठभाग में कलमा का अंकन हुआ है। परंतु शासक की आकृति वाले सिक्कों को सर्वप्रथम जहांगीर ने चलाया था। उसके सिक्कों पर उसके पिता अकबर की आकृति का अंकन हुआ है। जहांगीर सर्वप्रथम शासक था जिसने अपनी आकृति के सिक्के भी चलाए थे। अबुल फजल के अनुसार अकबर ने 26 प्रकार के सोने के सिक्के, 9 प्रकार के चांदी के सिक्के, 4 प्रकार के तांबे के सिक्के चलवाए थे। सर्वप्रथम अकबर ने अपने शासन के प्रारंभ में स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जिसे अशरफी या मुहर कहते थे। इसका वजन 169 ग्रेन ट्रॉय होता था। एक मुहर 9 रुपए के बराबर होता था। संसद सबसे बड़ा स्वर्ण सिक्का था, जो तौल में 101 तोला के बराबर था। इसे शहंशाह भी कहते हैं। शहंशाह का 1/4 भाग आत्मा लगभग 25 तोला, 1/5 भाग बिसात लगभग 20 तोला और 1/50 भाग चुगुल कहलाता था। इलाही गोलाकार स्वर्ण सिक्का था। इस पर कलमा का अंकन नहीं हुआ था। उसकी जगह अल्लाहू अकबर जलालू का अंकन हुआ था। एक इलाही सिक्का 10 रुपए के बराबर होता था। लाल ए जलाली आफताबी 225 ग्रेन और अदल गुट का स्वर्ण सिक्का था। अकबर ने वर्गाकार चांदी का रुपये भी चलाया था, जिसका नाम जलाली था, जो 176.5 ग्रेन का था। खलीफा अबू बकर, उमर, उस्मान और अली के नाम जलाली के किनारों पर अंकित किया गया था, जिसके कारण इस सिक्के को चहार यारी भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजसत्ता के प्रतीक के रूप में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के किन चिन्हों को बनाए रखा? राजसत्ता के प्रतीक के रूप में मुस्लिम शासकों ने हिंदुओं के किन चिन्हों को बनाए रखा? छत्र व दंड। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ ग्रंथों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, जिनको हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला है हादिकात उल अकलिम। हादिकात उल अकलिम जो ग्रंथ है, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह लिखा गया था मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी के द्वारा। हादिकात उल अकलिम जो मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी का ग्रंथ है। दूसरे नंबर नंबर पर है रद ए रवाफिज। रद ए रवाफिज जो है, यह रद ए रवाफिज लिखा गया था। यह लिखा गया था शेख अहमद सरहिंदी के द्वारा। तीसरे नंबर पर है मदारिज उन नबूबुआ। मदारिज उन नबूबुआ जो शेख अब्दुल हक का है। और मिराज उल आसिकिन, मिराज उल आसिकिन है जो ख्वाजा गैसुद राज का है। हदीकात उल अकलिम हुसैन बिलग्रामी का, रद ए राफिज शेख अहमद सरहिंदी का, मदारिज उन नबूबा जो शेख अब्दुल हक का और मिराज उल आसिकिन है जो ख्वाजा गैसुद राज का। ए सी बी और डी, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जागीरदार व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जागीरदारी व्यवस्था से संबंधित 3 कथन दे रखे हैं। सबसे पहला कथन है कि वतन जागीर वंशानुगत होती थी। वतन जागीर जो वंशानुगत होती थी, 1 नंबर सही है। दूसरा है कि जागीर की वास्तविक वसूली जमा ए रकमी कहलाती थी। तो जमा ए रकमी जो ये वास्तविक वसूली नहीं, तो इसे अनुमानित वसूली कहा जाता था। वास्तविक वसूली को जो हासिल कहते थे। वास्तविक वसूली को जो हासिल कहा जाता था। और जमा ए रकमी जो ये अनुमानित वसूली होती थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा है पेबा की जागीर के लिए सुरक्षित भूमि जिसका आवंटन नहीं किया जाता था। पेबा की जागीर के लिए सुरक्षित भूमि है
जिसका आवंटन नहीं किया जाता था। तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका सही है। कौन से कथन सत्य है? 1 और 3, बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला, सूकी और दरब किसकी इकाई है? तो काला, सूकी और दरब है जो मुद्रा की इकाई है। ए नंबर ऑप्शन। अकबर ने 1577 ईस्वी में मुद्रा में सुधार करने, उनमें कलात्मक रूप देने के लिए ख्वाजा अब्दुसम्मद को टकसाल का निदेशक नियुक्त किया। फतेहपुर सीकरी की टकसाल का अधिकारी बनाया। मुजफ्फर खां को लाहौर की टकसाल, टोडरमल को बंगाल की टकसाल और ख्वाजा शाह मंसूर को जौनपुर की टकसाल की देखभाल का कार्य दिया था। ख्वाजा अब्दुसम्मद ने सोने, चांदी और तांबे के अनेक प्रकार के और अनेक अनेक तोलों के सिक्के चलाए थे। शासन के प्रारंभ में अकबर ने मोहर नामक सिक्का चलाया। आईने अकबरी से ज्ञात होता है कि अकबर ने 26 सोने, 9 चांदी, 4 तांबे के सिक्के चलाए, परंतु इनमें से कई सिक्के जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं। अकबर ने रुपया नाम से चांदी का सिक्का चलाया, जिसका वजन 178 ग्राम था। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव के अनुसार चांदी का मुख्य सिक्का रुपया था, जो तौल में 72.5 ग्रेन का था। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त चलाला चौकोर रुपये के मूल्य का, दरब आधा रुपया, स्वर्ण चौथाई रुपया, पंडव रुपये का 5वां भाग, अष्टा रुपये का 8वां भाग, 10 रुपये का 10वां भाग, काला रुपये का 16वां भाग, सूकी रुपये का 20वां भाग और नामक सिक्के प्रचलित किए थे। अकबर की तांबे की प्रधान मुद्रा दाम थी, जिसे पैसा या फुलूस भी कहा जाता था। इसकी तौल 323.5 ग्रेन होती थी। 40 दाम का एक रुपया होता था। तांबे के सिक्के में अधेला आधा दाम, पावला चौथाई दाम, दमड़ी 8वां भाग नाम के भी सिक्के निकाले गए। दाम को 25 भागों में विभक्त किया जाता था, जिसे जितल कहते थे। अकबर के सिक्के रुपये गोल और चौकोर बने थे। सर्वप्रथम उसने सिक्कों पर बादशाह अकबर का नाम, उसकी पदवियां, टकसाल का नाम, साम्राज्य अक्सर रहे अंकित करवाया था। बाद में उसके सिक्कों पर अल्लाहू अकबर जल्ले जलालहू अंकित करवाया गया। अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग विजय की स्मृति में एक सोने का सिक्का चलाया, जिससे एक और बाज और दूसरी ओर टकसाल का नाम तथा ढालने की तिथि मुद्रित करवाई। अकबर के शासनकाल के 50वें वर्ष अकबर के शासनकाल के 50वें वर्ष कुछ ऐसे ही सिक्के निकाले गए, जिस पर राम और सीता की मूर्ति है तथा नागरी लिपि में राम सिया लिखा हुआ है। डॉ परमेश्वरी लाल गुप्ता ने लिखा है कि आगरा से एक अन्य सिक्का चलाया गया, जिसकी एक तरफ बतख अंकित है। अकबर के सोने के सिक्के ढालने के 4 सीमित स्थान कर दिए गए थे: फतेहपुर सीकरी, राजमहल, बंगाल, अहमदाबाद और काबुल। टकसाल के प्रमुख अधिकारी दरोगा और सराफी थे। सराफी को सिक्के शुद्ध धातु के और उनमें मिलावट न हो का उत्तरदायित्व दिया गया था। अकबर के सिक्के शुद्धता तथा कलात्मक दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। अबुल फजल ने लिखा है कि अब सिक्के राजकोष के आभूषण बन गए हैं और लोग उन्हें पसंद करते हैं। वी ए स्मिथ ने लिखा है कि अकबर ने के कई सिक्कों में तो माना जाता है कि खरा सोना ही सोना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर के काल में कोकब ए ताली और कोकब ए इकबाल व कोकब ए मुराद क्या थे? जहांगीर के काल में कोकब ए ताली, कोकब ए इकबाल और कोकब ए मुराद क्या थे? तो यह सिक्कों के प्रकार थे। 100 तोले की मोहर का नाम नूर शाही, 50 तोले की मोहर का नाम नूर सुल्तानी, 20 तोले की मोहर का नाम नूर दौलत, 10 तोले की मोहर का नाम नूर करम, 5 तोले की मोहर का नाम नूर मिहिर और 1 तोले की मोहर का नाम नूर जहानी रखा गया। जबकि आधे तोले की मोहर नूरानी और पाव तोले की जो मोहर है उसे रवाजी कहलाती थी। जहांगीर के चांदी के सिक्कों में 100 तोले के सिक्के जहांगीर के चांदी के सिक्कों में
जहांगीर के चांदी के सिक्कों में 100 तोले के सिक्कों का नाम कोकब ए ताली, 50 तोले के सिक्कों का नाम कोकब ए इकबाल, 20 तोले के सिक्कों का नाम कोकब ए मुराद, 10 तोले के सिक्कों के नाम कोकब ए बरत और 1 तोले के सिक्के का नाम जहांगीरी रखा गया। जबकि चांदी के आधे तोले के सिक्के का नाम सुल्तानी, पाव तोले के सिक्के का नाम निसारी रखा गया। इसके अलावा जहांगीर ने दाम को खैर कबूल नाम दिया। जहांगीर ने निसार नामक चांदी का सिक्का गरीबों को दान देने के लिए चलाया। कुछ सिक्कों पर जहांगीर शराब का प्याला पकड़े हुए हैं। इस प्रकार में छवि चित्र वाले सिक्के जहांगीर के अजमेर प्रवास के समय 1615 से 19 ईस्वी के मध्य अजमेर टकसाल में ढाले गए। राशि चक्र के अंकन वाले जहांगीर के चांदी के सिक्के अहमदाबाद टकसाल में बनाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने साहिब ए किरान सानी उपाधि अंकन वाले सिक्के जारी किए? किस मुगल बादशाह ने साहिब ए किरान सानी उपाधि अंकन वाले सिक्के जारी किए थे? तो यह किए थे शाहजहां ने। द नंबर ऑप्शन। शाहजहां ने सिक्कों पर साहिब ए किरान सानी उपाधि व कलमा अंकित करवाया। उसके पूर्व तैमूर ने भी अपने सिक्कों पर इस उपाधि को अंकित करवाया था। शाहजहां ने जहांगीर के छवि चित्र और राशि चित्र वाले सिक्कों को पिघलाने का आदेश देकर रूढ़िवादी मुस्लिम धर्म गुरुओं को खुश करने का प्रयत्न किया। उसने सिक्कों पर इलाही संवत के अंकन को निरुत्साहित किया। शाहजहां ने दाम एवं रुपया के बीच तांबे का आना नामक सिक्का चलाया, जो रुपये का 1/16वां हिस्सा होता था। 80 जीतल का एक आना होता था। अन्य प्रचलित महत्वपूर्ण सिक्का महमूदी था, जो गुजरात का बहुत पुराना चांदी का सिक्का था। कश्मीर में रूप ससनों व मालवा में मुजफ्फर शाही नामक सिक्का प्रचलन में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शहाबादी द्वारा रचित पद्य अंकित करवाया? किस मुगल बादशाह ने सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी शहाबादी द्वारा रचित पद्य अंकित करवाया था? औरंगजेब ने। ए नंबर ऑप्शन। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा अंकन की प्रथा बंद करवा दी तथा शासनकाल के अंतिम समय में जारी सिक्कों पर मीर अब्दुल बाकी साहबादी द्वारा रचित पद्य अंकित करवाया। मुगल काल में सर्वाधिक रुपए की ढलाई औरंगजेब के काल में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मुगल सरकारी दस्तावेजों में मालिक ए जमीन कहा गया था? निम्नलिखित में से किसे मुगल सरकारी दस्तावेजों में मालिक ए जमीन कहा गया था? खुदकास्त किसान। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल कालीन अहदी के बारे में अधोलिखित कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुगल कालीन अहदी के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहला कथन है कि उनके स्वयं के हाजिरी प्रमुख होते थे। उनके स्वयं के प्रमुख हाजिरी प्रमुख होते थे, यह सत्य है। दूसरा कि वे शाही कारखानों में नियुक्त नहीं होते थे। तो शाही कारखानों के रूप में नियुक्त नहीं होते थे। तो अहदी जो है ये शाही कारखानों में नियुक्त होते थे। इसके अलावा राजा के अंगरक्षक के रूप में भी नियुक्त होते थे। तो बे नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कि उन्हें अन्य सैनिकों की तुलना में अधिक वेतन मिलता था। अहदियों को अन्य सैनिकों की तुलना में अधिक वेतन मिलता था। स नंबर ऑप्शन भी सत्य है। द नंबर वे सीधे शासक के द्वारा नियुक्त किए जाते थे। अहदी जो सैनिक होते थे वो सीधे शासक के द्वारा नियुक्त होते थे। द नंबर ऑप्शन भी इसका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य की पूजा की थी? कौन से शासक ने शाही दरबार में अनुष्ठान के रूप में सूर्य की पूजा की थी? अकबर ने। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम शीतलीकरण के लिए सोरा का उपयोग किया था? निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम शीतलीकरण के लिए सोरा का प्रयोग किया था? अकबर ने। द नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययिता हेतु बंद कर दिया था? किस मुगल शासक ने इतिहास लेखन के सरकारी विभाग को आर्थिक मितव्ययिता हेतु बंद कर दिया था? औरंगजेब ने। ए नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीगा ए इलाही और देरा ए शाहजहानी नामक भूमि नापों को आरंभ करने वाला मुगल शासक कौन था? तो यह था शाहजहां। द नंबर ऑप्शन। सिकंदरी गज का स्थान जो 39 अंगुल 32 इंच के बराबर होता था, अकबर के इलाही गज ने ले लिया जो 41 अंगुल 33.5 इंच के बराबर होता था। गज की वास्तविक लंबाई के बारे में इतिहासकारों में मतभेद है, फिर भी आमतौर पर 30 से 33 इंच के बीच रहा होगा। अकबर ने भूमि पैमाइश के लिए अपने शासनकाल के 31वें वर्ष 1586 में इलाही गज का प्रयोग आरंभ किया। शाहजहां ने दो नई नापों को आरंभ किया। दो वह थी बीघा ए इलाही और दीरा ए शाहजहानी या बीघा ए दफ्तरी। औरंगजेब के बाद दीरा ए शाहजहानी का प्रयोग बंद हो गया, किंतु बीघा ए इलाही मुगल काल के अंत तक चलता रहा। मोरलैंड दक्षिणी भारत में नाप के लिए प्रयुक्त होने वाली इकाई कोवाड का उल्लेख किया है, जिसकी लंबाई सूती व ऊनी वस्त्रों को नापने के लिए अलग-अलग होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दस्तूर अल अम्ल ए शहंशाही का विवरण देता है या किसका विवरण देता है? खानदेश के का भौगोलिक वृत्तांत बताता है, अकबरकालीन सूबे सरकार और परगनों का वृत्तांत बताता है और अकबरकालीन शाही नियम और हिंदुस्तान तथा दक्कन के राजनीतिक खंडों का वृत्तांत देता है। तो तीनों ही ऑप्शन है जो इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेर बकावल होता है, मेर बकावल के किसे कहा गया? तो मेर बकावल कहा गया शाही रसोइये को। बे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडरमल ने सर्वप्रथम किस शासक के अधीन कार्य किया? टोडरमल ने सर्वप्रथम कौन से शासक के अधीन कार्य किया था? शेरशाह के अधीन। छह नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गल्ला बख्शी व कनकूत थे। गल्ला बख्शी और कनकूत क्या थे? लगान निर्धारण करने के तरीके, राजस्व निर्धारण करने के तरीके थे, जिन्हें गल्ला बख्शी और कनकूत कहा गया। मुगलों की भूमि लगान व्यवस्था के दो चरण थे। पहला चरण लगान निर्धारित करने का था और दूसरा चरण लगान वसूल करने का। जमा शब्द का अर्थ है आंका गया कुल लगान, जिसे किसी भी व्यक्ति को राज्य से राज्य को अदा करना होता था। हासिल शब्द का अर्थ है राज्य द्वारा वसूल की गई वास्तविक राशि। हासिल कभी कभी जमा के बराबर ही होता था। शेरशाह के शासनकाल के पहले लगान निर्धारित के दो तरीके मौजूद थे, गला बख्शी और कनकुत। कनकुत लगान निर्धारण करने का अपेक्षाकृत ज्यादा परिष्कृत तरीका था। शेरशाह ने कनकुत में थोड़ा सुधार किया और सुधार के बाद कनकुत जब्ती में परिवर्तित हो गया। कनकूत में हर फसल पर राई निर्धारित की जाती थी, जब्ती में इस बात पर ध्यान दिया जाता था कि कुल कितने क्षेत्र की बुवाई की गई है। सूची में प्रत्येक फसल के लिए अच्छी मंजोली और खराब उपज दर्ज की जाती थी और उसके बाद उनका औसत निकाला जाता था। इस औसत का 1/3 एक तिहाई राज्य को राजस्व के रूप में दिया जाता था। राज्य का हिस्सा पहले जिन्स में निर्धारित किया जाता था और बाद में नकदी में। अकबर प्रशासन में अकबर प्रशासन से शुरू से ही शेरशाह द्वारा निर्धारित की गई रावी को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज के इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन है कि मुगल काल में होंडे का उपयोग किया जाता था। मुगल काल में होंडे का उपयोग किसके लिए किया जाता था? साख उत्पादन के लिए, परिचालन में, मुद्रा की कमी पूरी करने के लिए और मुद्रा की सुरक्षा के लिए। एक, दो और तीन, तीनों ही ऑप्शन इसके सही है। द नंबर ऑप्शन। और इसी के साथ ही यह 19वां चैप्टर यहीं समाप्त होता है। कल की क्लास में हम 20वां चैप्टर करेंगे, जिसमें हम मुगल कालीन समाज, कला, संस्कृति और साहित्य के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।